मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आई हूँ। आपकी किसी भी बात का ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, आपकी हर बात का उत्तर दूंगी। मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं तो बीच में ही चुप हो जाऊंगा। और आप चिंता मत करो, ये आप तो उत्तर प्रदेश से आए हो अपनी जगह पे, ये छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं पूरे, ये पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आया है। देखिए संदीप जी, ऐसा है, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और यही कहूंगी कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। एक मिनट, या मालगाड़ी निकल जाने दो ताकि मेरे को ढंग से पता चले कि करना क्या है। तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। और रुक गई मालगाड़ी। तुम अपने कोई बात नहीं, आप ये बाईपास संचालन पहली बार सुन रही हूँ। ये बाई तो पास ही हो रही है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना की कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बेवक्त भी इनकार नहीं करता हूँ। हाँ, वो मेरा एक दोस्त चला गया बाहर कहीं विदेश, वक्त पे इनकार नहीं, बेवक्त भी नहीं करता हूँ। वो विदेश चला गया तो मैं रोज जाता था भाभी जी से पूछने, भाभी कोई काम हो तो बताना, आधी रात को तैयार। ऐसा है संदीप जी, आपके ऐसे ही लक्षण रहे तो घर पे आपका कार्यक्रम भी हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है लौटकर घर ही जाओगे, कह लो जितना कहना है लौटकर घर ही जाओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का उनका बेलन सिखाएगा, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का उनका बेलन सिखाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को, मैं तो बेलन साथ में लेके आता हूँ, तो बीच में चुप हो जाऊंगा, मेरा क्या है, मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ। संदीप जी, मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आपकी उम्र हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले उम्र का बहुत बखान भी हो चुका था, और इस उम्र में आप भजन करें वही अच्छा है। हाँ, मैं 4 अच्छा, भजन तो ठीक है, इसमें वजन कैसे करना है? ये सही कर दो इसको, माइक को कर दो भैया, माइक वाले माइक तक सीटी मार रहा नहीं, वो मालगाड़ी मार रही, मालगाड़ी मार रही है, वो आपको देख के जल रही है। ये ऐसा है संदीप जी, मुझे आरिफा शबनम जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि इसमें मालगाड़ी का या आपका कोई कसूर नहीं है। मैं यही कहूँगी कि नज़ारा लोग करते हैं, नज़ारा हम नहीं करते, नज़ारा लोग करते हैं, नज़ारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फें संवारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फें संवारा हम नहीं करते। हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते, मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। और रही बात आपकी उम्र की, और मैं आपको बता दूं, भजन का अर्थ भी समझा देती हूँ। आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और बताती हूँ कि आपको इस उम्र में क्या करना चाहिए। बताओ बताओ। अभी ये जो अशोक सुंदरानी जी आए थे, ये नम्रता जी के जेठ जी थे, मेरे ससुर जी, और ये जो संचालन कर रहे हैं ये मेरे जेठ जी हैं। और मैं इनको बताती हूँ कि साल भर में 1 महीना जेठ का भी आता है। मुझे पता था ये जरूर बोलोगे। देखिए ऐसा है, मुझे भी पढ़ने दो। हाँ, मेरे पास ऐसा है संदीप
जी, मैं इतनी देर से आपको सम्मान दे रही थी, पर आप इस लायक है नहीं। जो इतनी देर से मैं बता रही थी मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे जेठ जी हैं। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, पूरे 30 दिन केवल राशन का थैला ही देखा है। ऐसा है, पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। एक बार तालियां बजा के आप उन्हें आदेशित करें। हाँ, ये आदेशित अभी तो आप दूसरी बात के लिए ही बजा दे, मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। करते रहो, करते। ये मेरे को जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। नहीं कहीं भजन, अपन तो खुद भजन करने के लिए तैयार है, अपन तो ढंग की साधवी ढूंढ रहे हैं। देखिए, इनका कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मैं कुछ एक दो दोहे आपके बीच सुनाती हूँ, और आपका काम सिर्फ इतना है कि ठेकेदार दोहे हैं, आपको उसके पीछे पुच्चदार दोहे हैं, ठेके लगाने हैं, आपको भी करना है। मैं बिल्कुल करूंगा, आपको भी समर्पित करूंगी, सुनिएगा। अब मुझे मत करो समर्पित, मैं तो बहुत मतलब समर्पित हो गया। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात, रात ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मत वाली। ओह वाह, बहुत बढ़िया कीर्तन आपने की। अब ये दोहा मैं आदरणीय को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ऐसा है, आपके साथ आदरणीय जरूर हूँ लेकिन विश्वसनीय बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही फादरणीय बोल दिया है, और विश्वसनीय नहीं हूँ इसीलिए समर्पित कर रही हूँ कि इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास, इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके है पास, ये बिन पैंदी के लौटे कर्म है इनके खोटे, ये बिन पैंदी के लौटे। और अभी कह रहे थे कि मैं कोई साध्वी ढूंढ रहा हूँ, वैसे हालांकि ड्रेस तो रावण की पहन रखी है। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बार बार भूल जाते हो, इसी ड्रेस में रावण ने सीता हरण करा। हाँ, मैं इसीलिए आपको सलाह भी दूंगी कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर गोपी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। और रावण जी, एक सलाह और दूंगी कि प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल, प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल। किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल, छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। का मिश्रा जी बस 30 लाख, मैंने तो लगा दिया अपने बाथरूम में 50 लाख। पूरा फर्श मर्सराइज्ड, पूरा काम कंप्यूटराइज्ड, आपको एंट्री मार के बैठने बस की देर है, बाकी सारा काम कंप्यूटर ही करे। एंट्री करते वक्त, बाथरूम में प्रवेश करते वक्त आपका वजन आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपका वजन आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उस वजन में इस वजन को घटा दो तो आपका योगदान निकल आता है।
कि आपने देश के लिए क्या किया। तो तीसरे ने कहा रस्तोगी जी बस 50 लाख, मैंने तो लगा दिए 70 लाख। छोटा मोटा जिम बना के रखा मैंने अपने बाथरूम को, 20 उठक बैठक उधर मारो, 21वीं उसके ऊपर, मामला बिना प्रेशर के खलास। ठहाका हा तालियां। तो अब उन्हें ध्यान आया कि वो छत्तीसगढ़ का किसान खड़ा फटे हाल सा, उससे पूछा तेरा क्या रे। उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं। उसने बड़ी विनम्रता से जो जवाब दिया, कहीं आपके कलेजों में ठक से लग जाए तो सारे हाथ उस स्वाभिमानी किसान के जवाब में उठे। बोले तेरा क्या है रे। उसने कहा, उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं। उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि बाबूजी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, 30 लाख 50 लाख और 70 लाख, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सुबह 5 बजे लोटा लेकर मैं जिस खेत में जाता हूं उस खेत की बोली आमिर खान 7 करोड़ रुपए लगा चुका है। वाह 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 अशोक भाई, वाह 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 वाह। और आपकी तालियों की ऊर्जा और बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा। उसने कहा कि 5-7 करोड़ के बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं साहब। और छत्तीसगढ़ के उस किसान के कविता प्रेम को प्रणाम करना, ऊर्जा से सुन रहे हैं कि घरौंदे 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 बनाते हम रेत में, आज इस खेत में कल। अच्छा आप लोग भी वहीं जाते हैं क्या? नहीं मुझे पता नहीं था, मेरे सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई साहब। और 2 पंक्तियां उस चैनल से मुनव्वर राणा की कही थी जिस पर शेखर सुमन और सिद्धू ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। वो 2 पंक्तियां देता हूं छत्तीसगढ़ के मजदूर के सम्मान में, स्वीकार कीजिएगा कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और डॉक्टर साहब ने जिस कविता के लिए आदेश दिया है वो कविता आपके बीच में रखता हूँ। मेरे अभिन्न मित्र सतीश जी बैठे हैं, मेरे कहीं विजय राठौर जी बैठे हैं और तमाम साहित्यकार बैठे हैं। मीर अली मीर जी से सुना पहली बार, बहुत अच्छा लगा। ये संदीप शर्मा देश का बहुत बड़ा संचालक है। ऐसे बड़े कवियों के बीच उठने बैठने लायक मेरी औकात जिस कविता ने बनाई, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक अच्छे श्रोताओं को या हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं को देता हूं। इस कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि इस कविता का जन्म वहां से हुआ जब सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, उसके पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंका। बहुत अच्छी वो जूता कई एंगल से दिखाया गया कि बुश के पीछे ऐसे गिरा, बुश ने गर्दन ऐसे बचाई, बुश बचे, जूता बुश बुश जूता टेलीविजन पर 6 महीने तक दिखाया जाता रहा। छोटे छोटे बच्चे एनिमेशन गेम खेलने लगे, मैंने बुश को इतने मारे, मैंने बुश को इतने मारे, मैंने बुश को इतने मारे। मैंने जैदी से पूछा, मैंने कहा जैदी तुम मुसलमान बहादुर कौम, तुम लोग तो बम फेंक के मारा करते थे, जूते कब से फेंकने लगे? तो उसने जो जवाब दिया तबीयत खुश कर दी। बोले देखो सुंदरानी जी, बम फेंक के मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है, एक बार जूता फेंक के देखो, अगले को लगे नहीं लगे लेकिन अगले का काम तमाम जरूर। सही है, सही है। मैंने कहा भाई कमाल है। बुश पर वो जूता फेंके जाने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर, कभी उस पर, कभी इस नेता पर, कभी उस नेता पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर, कभी उस भ्रष्ट नेता पर। अभी पिछले महीने कांग्रेस के एक नेता पर दिखाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। नहीं, लोग समझ जाते हैं, मैं नाम नहीं लिया करता आमतौर पर। तो जब लगातार भ्रष्ट नेता, जूता जूता भ्रष्ट नेता दिखाया जाता रहा टीवी पर, तो लोगों ने जूते को बधाई दी। बोले जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पर। तो मैंने भी बधाई दे दी। मैंने कहा जूते भाई वाकई बधाई। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोने लगा। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो कहीं दिल टुकड़े टुकड़े होता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय नहीं समझा। तुम छत्तीसगढ़ जा रहे हो, अगर मेरा दर्द तरीके सलीके से देश की सर्वश्रेष्ठ जनता के सामने रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जूते का वो दर्द पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ आपके हवाले करता हूं। उसी ऊर्जा के साथ विश्वास चाहता हूं, आप सबका समर्थन चाहता हूं। एक पल के लिए मान ले कि मैं जूता हूं, जूते का दर्द, अशोक सुंदरानी की जुबानी। बहुत ये समझें कि जूता आपसे बात कर रहा है। दोस्तों मैं सिर्फ एक निवेदन करता हूं इनके शुरू होने के पहले, पिछले लगभग 5-7 वर्षों में
कवि सम्मेलनों के मंचों पे जो श्रेष्ठतम कविताएं आई हैं उनमें से एक कविता है, इसलिए आप ऐसे ताली बजा के इनसे कहें कि उस कविता को। एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है, बस स्वीकार करें इसी ऊर्जा के साथ कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी कविता। मैं बधाई देना चाहता हूं स्टार इवेंट के इनको भी, रंजीत और अवनींद्र दोनों को, रविंद्र भाई को, कि मुझे ऐसी प्यारी जनता से रूबरू कराए कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। 2 ही 3 चीजों से बनता है जूता साहब, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। शादी के समय सितारों जड़े जूते जूतियां दूल्हे दुल्हन खूब पहनते हैं। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। वाह वाह वाह। कोई 23 या 24 जगह सुनाई होगी, लेकिन जो शुरुआत आपने दी है मुझे लगता है आगे चल करके तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में, कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है। नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और अब इतिहास सौंपता हूं देश में सर्वश्रेष्ठ सुना है आपने। एक नाजुक एहसास अगर जूते के माध्यम तक आपके पास तक पहुंचे तो इन बड़े कवियों की उपस्थिति में छोटी सी कलम को प्यार मिले आपका भरपूर, कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह। वाह वाह वाह। हम ही थे। और अब फैलाता हूं झोली आपके सामने, मांगता हूं आपसे आकाश भर तालियां। 11 साल के काव्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपको सौंपता हूं। इससे बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता, इससे बेहतर जमीन नहीं हो सकता, इससे बेहतर समिति नहीं हो सकती। आपकी तालियां बजाने की क्षमता, ऊर्जा और अवधि तीनों देखना चाहता हूं। क्या बात। अगली सर्वश्रेष्ठ पंक्ति कविता के आपके हवाले करना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। क्या बात है, कमाल है भाई, कमाल। जब हम उतरे धन्य हो गई साहब जिंदगी। जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। और 1.5 मिनट में स्वीकार करें जूते का दर्द कि आजादी के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया।
माफ करें चंदेल साहब, शायद कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अगली पंक्तियों पर आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजा पाते हैं कि नहीं। आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग, कि फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस पावन पुनीत मंच पर प्रश्न आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। वाह 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 अशोक भाई, वाह 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 वाह, कमाल है। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा और ठहाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो देश के सबसे बड़े कवि की उपस्थिति में आपकी भरपूर तालियां मिलें। कि आप सब लोग जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, चंदेल साहब हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पर रह जाए, तीसरी पंक्ति से तालियां और ठहाके बिखर जाए। कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान जूते, इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है। क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण, प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के मंदिरों में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। नहीं, आप सब अनुभवी लोग हैं, आपको क्या कविता सुनाना साहब। लेकिन माँ सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं, प्रभु श्री राम जब आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार पूरे विश्वास के साथ आपके हवाले करता हूं, बस ऊर्जा और बढ़ा दीजिएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं लिखवाया माँ सरस्वती ने कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों के दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। और डॉक्टर कुमार की आवाज को बल देना, कहीं आपके विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहीं आपकी आवाज फट पड़े तो आकाश भर तालियों के साथ विदा करना कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में बंदूक और तिरंगा लेकर जरूर जरूर सरहद के उस पार जाएगा। लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। क्या बात? दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई। पहली बार
पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। इसके बाद भी भाई साहब, ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है, और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। और अगली पंक्ति मीर अली मीर को सौंपता हूं कि इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी, तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं, तो हमें बेशक तपती भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, इन भ्रष्ट नेताओं पर